बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में 2 मिलिटेंटों को हलाक करने में कामयाबी हासिल कर ली है। मिलिटेंटों के साथ ये तसादुम शतगुंड कलमाबाद गांव में पेश आया। ताहम पुलिस की जानिब से अभी तक हलाक मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं की गई है, लेकिन जराये के मुताबिक इनमें से एक मिलिटेंट पीएचडी स्कॉलर था, जिसकी शिनाख्त मन्नान वानी के तौर पर की जा रही है। गुज़िश्ता 5 जनवरी को सोशल मीडिया पर इसकी एक तस्वीर अपलोड की गई थी, जिसमें कि उसके दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करने की बात कही गई थी। लोलाब का रहने वाला मन्नान वानी एएमयू में शुबा अर्जियात में पीएचडी कर रहा था। इससे कबल गांव में मिलिटेंटों की इत्तला मिलने के बाद जुमेरात की देर रात सिक्योरिटी फोर्सेज ने गांव का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान हिफाजती दस्तों की जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया। हंदवाड़ा में एक ऑपरेशन चल रहा है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि उसके फाइनल रिजल्ट्स क्या हों। 2 से 3 टेररिस्ट हैं और उनको एक जगह पे घेर के रखा। अभी ये तो मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता हूं, जब ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि टेररिस्ट की आइडेंटिटी क्या है। This encounter started in Hindwada. Cordon was laid and then houses were searched. Subsequently, it ended up in a fierce encounter in which 2 terrorists were eliminated. They have been identified as Manan Bashir Wani and the other one is Ashik. They were both from Kupwara district and they were associated with Hizbul Mujahideen outfit. Arms and ammunitions, whatever was in their possession, they have been recovered. Police has handed over the bodies to the legal heirs, and the case has been registered and investigation is in progress. इधर तसादुम के बाद शहर का माहौल कशीदा रहा। एहतियात के तौर पर जिला इंतजामिया ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। कुछ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी लोगों के दरमियान झड़प की भी खबर है। और मिल्टन मन्नान वानी के मारे जाने के खिलाफ अलायदगी पसंद लीडरों ने बंद की कॉल दी है। उन्होंने जुमे को हड़ताल की कॉल दी है। और उधर शुमाली कश्मीर के शोपियान जिले के मीमंदर इलाके में नामालूम मिलिटेंट्स ने हुर्रियत कारकुन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक तारिक अहमद गनी पहले मिलिटेंट था जो अपने गांव में अपने घर के पास खेतों में काम कर रहा था, जिसे मिलिटेंट्स ने गोली मार दी। जख्मी हालत में उसको तुरंत अस्पताल शिफ्ट करा दिया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। बाकी जो नई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंतज़ामिया, अगर वो हालात को ठीक करना चाहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, तो उनको ऐसे हालात पैदा करने चाहिए, मारदार बंद हो। आप एक को मारते हैं, फिर दूसरा मारता है, फिर तीसरा मारता है, ये सिलसिला नहीं थमने वाला है। पिछले 4 साल से यही चल रहा है। ये साइकिल ऑफ किलिंग इज़ कंटिन्यूइंग, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, और ये सिलसिला दराज है, जिससे लोगों में खौफ, दहशत और इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। सर्दियों की आमद से कबल लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बारामूला में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सर्दियों में मिलिटेंटों की मुमकिना दरअंदाजी को रोकने के लिए फौज हर तरह से तैयार है। वाज़ेह है कि हर सर्दी में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी होती है सरहदों में और मिलिटेंटों को दरअंदाज कराया जाता है। इस कश्मीर लीग के फाइनल पर यहाँ पर आया हूँ। बहुत ही उम्दा गेम मुझे देखने को मिला और सबसे अच्छा ये था कि यहाँ के जवान लोगों के जो कंट्रीब्यूशन था, जो उनका पार्टिसिपेशन था, वो उनके जोश को जाहिर करता है। और ऐसी ही एक्टिविटीज हम हर जगह चाहेंगे कि कश्मीर में होती रहें। तो सर्दियों के दौर में खासतौर से दरअंदाजी मिलिटेंट्स की बढ़ जाती है। बोर्ड में 4 पॉइंट पे पहुंचती है। इसको रोकने के लिए फौज ने सख्त कदम उठाए। इस दौरान खासतौर से फौज को अलर्ट पर रखा जाता है और सख्ती भी बरती जाती है। सर्दियों की आमद से कबल लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बारामूला में सहाफियों से बात करते हुए
सर्दियों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बातें की, अपनी बातें रखी। और पाकिस्तान की तरफ से सरहदी इलाकों में गोलीबारी कोई नई बात नहीं है और अब तो सरहद पर बसे गांव के लोग इन हालात से जीना भी सीख रहे हैं। वो गोलीबारी के बीच ही रहने को और मजबूर हैं, अपना काम करने को मजबूर हैं, यहां तक कि वो इन्हीं हालात में खेती भी करते हैं। इस दौरान पाकिस्तानी गोला आता है और कईयों की जिंदगी खत्म कर जाता है। जो बच जाते हैं उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। उनमें से कुछ लोगों को सरकार की जानिब से मदद के नाम पर मुआवजा मिलता है, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सरकारी मुआवजा भी नहीं मिलता, वो अपने हालात पर छोड़ दिए जाते हैं। आरएसपुरा इलाके में अरनिया बॉर्डर के पास रहने वाले तिलक राज जितने बुजुर्ग दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। गोलीबारी के बाद उनकी सेहत ऐसी बिगड़ी कि ठीक से बोल नहीं पाते, दर्द बयां करते हुए हांफने लगते हैं। अपनी कपकपी आवाज में तिलक राज बता रहे हैं कि साल 2014 में पाकिस्तान की तरफ से हुए भारी गोलाबारी में उन्होंने अपनी टांग खो दी थी। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, मदद का भरोसा बहुत मिला। 2014 में बंब लगा थे, कोई खर्चा नहीं गवर्नमेंट की तरफ मेरा कोई मदद नहीं मदद मिली। आखते वायदे करते थे आखते के पैसे जिन्हें बंब लगे थे कोई 9-9 हज़ार कोई 7-7 हज़ार को आने कख नहीं दिता पे। बच्चे भी गल तंग ने अपने को तंगी मिगी भी बड़ी है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, कोई किस्म की मदद नहीं है बे। तिलक राज बताते हैं कि अपनी टांग पर अब तक 7 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। किसी भी तरह रुपयों का बंदोबस्त किए, लेकिन घर में खाने के लाले पड़ गए। बच्चे कमा नहीं सकते, खुद न चल सकते हैं, न कोई काम कर पाते हैं। सरकार की तरफ से झूठे दिलासे दिए जाते हैं कि मदद मिलेगी। ऑफिसर आते हैं, टांग की फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। बदले में मदद के नाम पर दिलासा ही दे जाते हैं। बड़ा दुखी हो चुके थे मैं, मरने का भी काबल आपको कोई 7 लाख रुपया लग गया। सच तो ये है कि दिलासों से पेट नहीं भरता। तिलक राज की अहलिया हिंदी और उर्दू नहीं जानती, लेकिन उनकी बातें समझने के लिए किसी जबान की जरूरत नहीं है। आसानी से समझा जा सकता है वो क्या कह रही हैं। बुरी हालत है साड़ी, नहीं को पैसा नहीं सानू देता, कोई चीज नहीं समझ। सरकार कोई कहना किस देना चाहिए, सरकार ने आ भुखे मरा दे, के करचे, निके निके बच्चे सारे भुखे मरा दे, के करचे। कमाई करने वाला जोड़ा ये पेइये का बेचारा मारी जोड़े ही समझ बम्बा ने, के करचे, दुखी होइए ने बड़े। सुना आपने, पाकिस्तानी गोलाबारी ने सिर्फ तिलक राज की टांगे ही नहीं छीनी, इस कुनबे के सर से छत भी छीन ली। सरकारी नुमाइंदे आते हैं, फोटो खींचते हैं, कागजात देखते हैं और मदद का भरोसा देकर चले जाते हैं। कुछ ऐसी दास्तां रोशन लाल की भी है। रोशन मजदूरी करके अपना घर चला रहे थे। साल 2014 में हुई सीजफायर की खिलाफ वर्जी ने उनकी भी टांगे छीन ली और उन्हें जिस्मानी तौर पर माजूर कर दिया। लेकिन इसके बाद वादे करने वाले सरकारी बाबुओं ने भी इस कुनबे का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोशन लाल बताते हैं कि साल 2014 में पाकिस्तानी फायरिंग में जख्मी होने के बाद उन्होंने अपनी टांग खो दी। इन 4 सालों में उनकी टांग का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। इस दौरान 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आया। जख्मी होने के दौरान सरकार की तरफ से सिर्फ 43,000 की रकम दी गई। ये रकम इस कुनबे के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पाकिस्तान की फायरिंग नाल मैं जख्मी होया हाँ, ते मेरी हस्पताल जाने नाल लत्त कट्टी गई। 2-3 बार मेरा ऑपरेशन होया। 5-6 लाख रुपया खर्चा आया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 43,000 रुपया कुछ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬੱਚੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, तो मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਪੇਸ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡਤੀ। पूरा परिवार प्रभावित हो गया और ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ गवर्नमेंट की तरफों कोई बेनिफिट नहीं मिला। रोशन कहते हैं कि उनके कुनबे में 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। टांग खोने के बाद आमदनी बंद हो गई, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, कुनबा खाने को मोहताज हो गया। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी उसे बेच चुके हैं। एक टूटा मकान बचा है। टूटे मकान में रहने वाले भी टूट चुके हैं। वो इतने दुखी हैं कि खुद को कुनबे पर बोझ समझ रहे हैं। वो बात बात पर मरने की बात कर रहे हैं।
आप और हम उनके दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, इससे बेहतर है कि मौत आ जाए वो अच्छी है। ये तो मैं पूरा, मेरा भी लोड वजन पड़ा है घर वालों पर। वो मेरे सहारे थे तो अब मैं वो उनके सहारे हूँ। कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, ये तो समझ ही नहीं आ रही। हमारी तो जिंदगी खराब होगी। ऐसा नहीं है कि सरकारी हुक्मरानों को इसकी जानकारी नहीं है। बाबू लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। कुनबे के लोगों को लगता है शायद डूबते को तिनके का सहारा मिलेगा, लेकिन इसके बाद फोटो खींचने वाले बाबू नहीं आते, किसी तरह की मदद भी नहीं आती। वो ऑफिस के लोग आते हैं, वो आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, कागज वगैरह देखते हैं और बाद में बोलते हैं कि आपको कुछ मिलेगा। बाद में देते नहीं कुछ, अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। ये लोग इतने हताश हो चुके हैं कि सरकार से मुंह खोलकर मदद तक नहीं मांग पा रहे हैं। सरकार को क्या कहना, उसने कुछ किया ही नहीं है हमारे लिए, तो हम क्या कह रहे हैं सरकार को। हमें तो कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने अभी तक। और लोग आते हैं, वो बोलते हैं हमें मिला है, तो हमें तो कुछ नहीं दिया अभी तक। इंतखाबी मौसम में सियासी लीडर वही कर रहे हैं जो वो करते हैं। मदद का भरोसा साल 2014 में भी दिया गया, अब भी दिया जा रहा है। भरोसा लीडर भी दे रहे हैं और ऑफिसर भी, लेकिन इन जरूरतमंदों की मदद किसी से नहीं हो पा रही। इसका भी पता लगाया जाएगा हमारे विधायकों की तरफ से, जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर ऐसा कोई केस हुआ तो जल्द से केंद्र सरकार के ध्यान में, केंद्रीय गृह मंत्री ध्यान में निकाल करके उनको सही समय पर और सही जो मुआवजा उनका है उनको मिले, इसके लिए हम उसको सुनिश्चित करेंगे। मेरी नॉलेज है कि डिसेबिलिटी या जब शेलिंग फायरिंग में जो भी इंजरीज होती हैं या कोई कैजुअलिटीज होती हैं उनको तो तुरंत मुआवजा मिलता है। अब ये मेरे नोटिस में फर्स्ट टाइम लाया गया है। मैं देखता हूँ इसमें कि क्या है, किसी को मुआवजा क्यों नहीं मिला है या कम मिला है, तो जो भी होगा अंडर रूल जो होगा उसका दिया जाएगा अगर ऐसा हुआ। सीज फायर की वारदातें सिर्फ दो मुल्कों के बीच तनाज़ा खड़ा नहीं करती, बल्कि सरहदी इलाकों के किसानों और दीगर शहरियों के माथे पर फिक्र की लकीरें भी खींचती हैं। कोई नहीं जानता कि सीज फायर की वारदातें आगे भी होती रहेंगी या बंद हो जाएंगी, लेकिन मौजूदा हालात इशारा कर रहे हैं कि सरहदी इलाके में रहने वाले लोग खतरे में हैं। वो रोज़ाना तिल तिल कर मर रहे हैं। एक तरफ पाक आर्मी के गोलों की बरसात का खतरा मंडा रहा है, तो दूसरी तरफ भूखे मरने की नौबत भी आने लगी है। कुछ बदनसीब तो ऐसे भी हैं जिनके हिस्से दिलासे आए, मदद नहीं। उन्हें आज भी अपनी सरकार से मदद की आस है। आरएसपुरा से जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम। सोपोर में बोमई इलाके के किसान खेतों में जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। दरअसल खेतों से होकर बिजली के हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं। तार इतने नीचे से गुजर रहे हैं कि किसी भी वक्त कोई शदीद हादसा पेश आ सकता है और किसी की भी जान जा सकती है। किसानों की माने तो महकमा पीडीडी बिजली के खंभों और तारों की मरम्मत नहीं करवाता है और उनकी शिकायत है कि रोड के पास से गुजरने के बजाय इन तारों को खेतों के रास्ते नहीं लाना चाहिए था। तो हमारा एक बहुत बड़ा समस्या है ये। देखो, आपने देखा है कि कितनी ये 1960 में ये पोल और तार लाई गई, गवर्नमेंट ने दी है। और महकमे से को मैंने बताया था, मिनिस्टर से कमिश्नर एंड ये एक्जन वगैरह, इनको मैंने बोला था इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएंगे, कोई न कोई जान ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम जब खेत लगाते हैं शाली, तो उस टाइम पर भी यहाँ अगर ये गिर गई तो मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में लोग मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट कोई टस से मस नहीं हो रहा है, आज तक नहीं हुई है। हमारी डिमांड इतनी है कि जल्द से जल्द यहाँ से इसको वाइंड अप करो और वहाँ से जो रोड है वहाँ से आप रोड से लाइए, ताकि तार भी आपको बच जाएंगे, पोल भी बच जाएंगे और लोगों का जो समस्या मसला जो है हल हो जाएगा। पुराना फीडर है और बड़ा फीडर है, उसमें हमने ट्विटर फीडर इम्प्रूवमेंट के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है आगे, मगर अब जल्दी हम इसमें ये काम शुरू करेंगे। जल्दी से हम इसमें पोल और कंडक्टर चेंज करेंगे। गवर्नमेंट से पेमेंट आई नहीं थी, अब थोड़ी बहुत पेमेंट आ गई है, तो हमने काम स्टार्ट किया है। कल परसों तक हम काम स्टार्ट करेंगे, इसमें मसला हल हो जाएगा।
आइंदा 24 अक्टूबर को मल्टीपर्पज फीमेल वर्कर्स के साथ साथ मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने भी सेक्रेटरीट का घेराव करने का ऐलान किया है। इससे कबल फेडरेशन ने 17 अक्टूबर को आधे दिन की हड़ताल पर जाने का भी फैसला किया। जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए फेडरेशन के सदर सुशील सुदन ने कहा कि फीमेल वर्कर्स इन कई दिनों से बाकायदा तनख्वाह के लिए उसकी अदायगी का मुतालबा कर रही हैं। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि सरकार को इस मसले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए कि पिछले 46 दिन से हमारी जो बहनें धरना प्रदर्शन जो पूरे प्रबंध में कर रही हैं, मगर गवर्नमेंट के कानून में रूह तक नहीं रहेंगी है। हमने फेडरेशन ने 3 अहम फैसले लिए हैं। एक तो 15 तारीख को हम जो पोस्ट कार्ड लिखेंगे ऑनरेबल गवर्नर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को, जितने हमारे मेडिकल के लोग हैं कि हमारी भी सुनो। एक दूसरा जो 17 तारीख को जम्मू से लेकर किश्तवाड़ तक, बनाल तक और पुंछ तक जो है आधे दिन की स्ट्राइक रहेगी। तीसरा जो है हम 24 तारीख को हमारी जितनी भी बहनें हैं कठुआ से लेकर बनाल तक हम कश्मीर जा रहे हैं और फेडरेशन के लोग भी साथ जा रहे हैं और वहां पर हमने सेक्रेटरीट का घेराव करना है। गांदरबल जिले की एक कमजोर और गरीब खातून माली वसाइल न होने के सबब गुज़श्ता कई माह से जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। सोनामर्ग की रहने वाली रूबीना की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। हालांकि स्किम्स में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इलाज में खर्च होने वाली रकम का इंतजाम करना उनके लिए नामुमकिन है। घर वालों का कहना है कि रूबीना के इलाज पर माहाना 30,000 से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। और इस बारे में जब जी सलाम ने रूबीना के हवाले से बात की तो एडीसी ने मुतासरा को बीएमओ से मिलने का मशवरा दिया है। ये रूबीना बानो है, ये शिदकड़ी सोनमर्ग में रहती है। ये बहुत ही गरीब है, इसकी दोनों किडनियाँ खराब है। 5-6 सालों से जो भी इसके पास था वो इसने बेचा, अब इसके पास कोई सहारा नहीं है। लेडी के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप मुतल्लिका जो हमारे बीएमओ साहब होंगे उनको उनके पास जाने का मशवरा दे दें ताकि वो उनको इस स्कीम के तहत जो भी फॉर्मेलिटी है वो मुकम्मल हो जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की बहुत सारी स्कीमों से गरीब और नाख्वानदा अफराद फायदा नहीं उठा पाते हैं। रूबीना की ही तरह गांदरबल जिले के कोंडाबल में रहने वाले बुजुर्ग नौजवान बेटे की मौत के बाद माली परेशानियों से घिरे हुए हैं और 70 साल के एक बूढ़े शख्स के लिए पोते पोतियों और बहू का खर्च उठाना नामुमकिन होता जा रहा है। इलाके में भी ऐसे लोग नहीं हैं जो उनकी कफालत कर सकें। एडीसी ने यकीन दिलाया कि बीपीएल जुमरे में इंदराज करा करके बुजुर्ग की इमदाद करने की कोशिश की जाएगी। और फिर उनको डेड हुआ और उनके पास औरत है और 3 बच्चे हैं, बूढ़ा बाप है और उनके सामने कोई हाकिम कोई नहीं आया और इनको कोई मदद नहीं मिला अभी तक। ऐसे लोगों को बाज़ाब्ता तौर रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे जो आशा वर्कर्स ग्राउंड पर है उनके साथ राब्ता कायम करना है, उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका बाज़ाब्ता तौर पोर्टल पर नाम आ जाएगा, वो इंश्योरेंस कवरेज में आ जाएंगे और फिर वो इस स्कीम का इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। पतंग के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से महकमा तालीम की लापरवाही सामने आई है। दरअसल साल 2012 में स्कूल का एक क्लासरूम माजूर बच्चों की पढ़ाई और दीगर एक्टिविटीज के लिए अलॉट कर दिया गया था, लेकिन कई महीनों से इस कमरे में ताला लगा हुआ है। और इस बारे में जब स्कूल के हेडमास्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी न होने की बात कही है। लेकिन जब हमने क्लस्टर हेड से बात की तो उन्होंने लापरवाही की बात मानी और कहा है कि माजूरों को पढ़ाने वाले टीचर का ट्रांसफर हो जाने के बाद से कमरा बंद पड़ा है। अब सवाल यह है कि ट्रांसफर होने के बाद यहां पर नए टीचर की तकरीर क्यों नहीं की गई है। हमारे जोन जो ये सिंहपुरा और मिला के पटन जोन का यहाँ पे सेंटर खोला है उन बच्चों के लिए जो डिसेबल है, ताकि वो यहाँ पे आए और उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो जाए। लेकिन बदकिस्मती की वजह ये है कि इसका कोई टाइम शूट पूरी तरह से वाज़ह नहीं है कि बच्चों को कब आना है और कब नहीं आना है।
जम्मू में इंक्रोचमेंट के खिलाफ चलाई गई मुहिम में जिनकी दुकानें हटाई गई हैं, तोड़ी गई, उनकी जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई पेशगी नोटिस जारी किए बिना ही की गई है। उनका कहना है कि साबिका हुकूमत में बीजेपी की वज़रा की इजाजत के बाद ही रेहड़ी और ढाबे लगाए गए थे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 26 सितंबर को इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान में कई दुकानें हटाई गई थी और इस हवाले से दुकानदारों ने गवर्नर के मुशीर से भी मुलाकात की थी। रेहड़ी और ढाबे एसोसिएशन के सदर तिलक राज ने गवर्नर इंतजामिया से मुतासरीन की बाज़ाबादकारी का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। थोड़ी देर बाद देखेंगे ग्राउंड जीरो सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।